तो चलिए स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे बेसिकली आप टीचिंग लाइन में हो या किसी भी जॉब में हो, करियर में हो, प्रोफेशन में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, चाहकर भी हम अंग्रेज को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी यानी इंग्लिश को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो जो बेसिकली है वो है इंग्लिश स्पीकिंग पर। बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्किप करने की बाबू ज़रूरत नहीं है, और यकीन माने अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो यकीन कुछ चीज़ें तो आप सीख ही जाएंगे, और हो सकता है कि आप जिन चीज़ों में गलतियां भी हो सकता है आप कर रहे हो तो उसको बेसिकली आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा बात करें बाबू क्यों ज़रूरी है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग प्लेलिस्ट पर एक वीडियो पड़ी है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। कभी कभी हम भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपके सामने कोई बोलकर चला जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चाहकर भी मैंने बाबू पहले कहा कि अंग्रेज को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और डे 1 के कोर्स को सीखते हैं, जो कि आपका थंबनेल में ही आपने देख लिया, 0 टू हीरो, बिल्कुल सही। और डे 1 की कितनी चीज़ें हैं आपकी, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जाए, तो डे 1 में आपको कितनी चीज़ें बतानी है वो आपको आज ही पता चल जाएगी, और बहुत ही आप अच्छे से इसको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसान, जितना आसान हो सकेगा उतनी आसानी से बताने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट बस इतना है कि वीडियो को प्लीज़ आप बीच में कभी स्किप नहीं करेंगे, और अगर आपको पल्ले पड़ता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं, यस और नो में आंसर आप करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप यस लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो आपको सीधा सीधा आप नो लिख सकते हैं। तो देखिए बाबू, हम अगर बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो इंग्लिश में बेसिकली जो आपके लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक में जो आपके लेटर्स हैं वो 26 होते हैं। अब एक डाउट आपके अंदर आता है कि लेटर होता है और आपके पास एक अल्फ़ाबेट होता है, तो लेटर क्या है और अल्फ़ाबेट क्या है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको इसको कभी भी अल्फ़ाबेट नहीं कहना है, इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। दूसरा आपका होता है लेटर। तो लेटर बाबू क्या होता है, ABCD जब हम लिखते हैं तो आपका होता है लेटर, और ए से लेकर के जेड तक जब एक साथ लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक, यानी ए से लेकर जेड तक जब एक साथ है तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, और अगर सेपरेट अगर लिखा है तो आपका होता है लेटर। लेटर से आपका बनता है वर्ड, यानी वर्ड क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर को ही क्या कहते हैं, हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई वर्ड लिया ए, तो ए बेसिकली क्या है, आपका एक लेटर है। ठीक है, और ए से अगर आपने लिख दिया एप्पल, तो एप्पल बेसिकली बाबू आपका क्या हो जाता है, वर्ड हो जाता है। यानी ए लेटर था और ए से हमने बनाया एप्पल, एप्पल आपका वर्ड था। तो लेटर वर्ड अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो ए से लेकर जेड तक एक साथ लिखते हैं तो आपका क्या होता है, वो अल्फ़ाबेट होता है। उम्मीद है कितनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या चीज़ें, 3 चीज़ें बताई हैं अब तक में, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, और अल्फ़ाबेट क्या होती हैं। तो लेटर आपका अलग अलग लिखा है तो लेटर है, एक साथ लिखा है ए से जेड तक तो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्ड माला। माला बाबू तबे बनेगी जब सारी चीज़ें आपकी इकट्ठा होंगी। ठीक, अब वर्ड बेसिकली क्या है, तो ठीक है कि जब ग्रुप होता है तो वर्ड होता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे आपकी इंग्लिश में 2 ऐसे लेटर होते हैं, जैसे ए है और आई है, ये है तो सिंगल लिखा है ए और आई, तो इसको हम जब कभी भी, वैसे तो ये लेटर है लेकिन किसी भी सेंटेंस के बीच में जब इस्तेमाल करते हैं तो ये जो लेटर ना कहला करके इसको एज ए वर्ड कंसीडर करते हैं। जैसे हमने कहा ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो बाबू इसमें कह दिया ही इज ए, तो ए बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ लेटर नहीं है बल्कि ए को यहाँ पर एज ए वर्ड कंसीडर किया जाता है। जैसे हमने कहा कि आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, तो आई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं हो गया, तो यहाँ पर ये सिंगल होते हुए भी लेटर ना कहला करके बल्कि वर्ड कहलाएगा। ठीक, तो आपके इंग्लिश में 2 ऐसे लेटर होते हैं जो लेटर ना कहला करके वर्ड कहलाते हैं, कब, जब सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तब। आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और हो सकता है आपको डाउट भी इसमें रहा हो कि लेटर वर्ड अल्फ़ाबेट इसमें डिफरेंस क्या होता है, और अच्छे बीच वाले इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इतनी चीजें आपने क्लियर हो गई। अब ए से लेकर जेड तक बाबू जो है, ठीक है, ए से लेकर जेड तक में आपके कितने लेटर्स होते हैं, 26। ठीक, उसके बाद 26 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में। एक होता है आपका वॉवेल और दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट। हम जानते हैं कि वॉवेल आपका होता है 5 और कॉन्सोनेंट आपका होता है 21। टोटल आपके पास 26 थे, तो आपके 5 वॉवेल हो गए और 21 आपका कॉन्सोनेंट हो गया, जिसको हिंदी में आप स्वर कहते हैं। ठीक है, 5 वॉवेल बाबू आपके कौन कौन से हैं, तो AEIOU आपके 5 वॉवेल हो गए। बाकी जो बचा आपका BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, तो ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी क्या है कि ए से लेकर जेड तक की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत ही जरूरी है पता होना। जैसे हम कहते हैं यम, NOPQ, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश इफेक्टिव इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है कि आपका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए।
नहीं तो वही रहेगा आई एम ए बॉय, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ठीक है, ही इज ए गुड बॉय। तो आप इस तरह से बोलेंगे। तो यही होता है कि जब कोई अंग्रेज बोलता है तो उसके बोलने के लहजे में फ़र्क होता है, और हम बोलते हैं तो हमारे लहजे में, यानी हमारा टोन अलग होता है, उनका टोन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या कहते हैं, हाउ आर यू, और कोई अंग्रेज क्या कहेगा, हाउ आर यू, यानी तुम कैसे। हम क्या कहते हैं, आई एम फाइन, वो क्या कहता है, आई एम फाइन। ठीक, तो डिफरेंस कहाँ से नजर आती है, जब इंडियन हम बोलते हैं तो उसमें हमारे लहजे से ही, हमारे तलफ़ुज़ से ही पता चल जाता है कि हम इंडियंस हैं बेसिकली। तो इसमें इसके लिए क्या करना होगा, आप भी बोल सकते हैं, बोलते नहीं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, तो हम भी बोल सकते हैं। बोलने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, ए से लेकर जेड तक की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जाननी। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसकी सबसे पहली चीज में प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं कि ए से जेड तक की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपकी होगी क्या। तो बाबू इसको कहते हैं ए बी सी डी। अब डी बोलते समय क्या करते हैं, बेसिकली डी आपका एक सॉफ्ट साउंड है। डी बोलते समय आपके जो दांत होते हैं, दोनों दांत आपस में टकराते हैं, इसको कभी भी डी नहीं कहते हैं, डी, दोनों दांत आपके सटेंगे। ई, अगला लेटर जो आपका एफ है, एफ पर ये ध्यान देना है कि एफ बोलते समय आपके होंठ सटने नहीं चाहिए, हमको बोलना है एफ, होठों से हवा इसमें बाहर जाएगी। जैसे घर में लगा होता है पंखा, तो क्या कहते हैं, फैन खराब है, तो फैन नहीं होता है, फैन। पिता को क्या कहते हैं, फादर, फादर नहीं कहते हैं। भविष्य को क्या कहते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर नहीं कहते हैं। तो गौरतलब आपको क्या देखना है, आपको जैसे इसको क्या कहेंगे, डी, फिर आता है आपका ई, फिर आता है उसको एफ, यप नहीं कहेंगे, जी एच आई जे के एल, बहुत लोग इसको यल कहते हैं, तो यल नहीं कहना है, एल, एल। जब आप बोलेंगे तो आपकी जुबान जो है वो बीचों बीच में जाएगी मुंह के, ठीक है, जो जुबान है बीचों बीच में जाकर टकराएगी, दांत के पास नहीं आएगा। बोल के ट्राई करिए, एल। जैसे कभी कभी पबजी वगैरह खेले होंगे तो कहता है हेल्प, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब टी पर भी आपको ध्यान देना, जिस तरह से आपने डी का प्रोनाउंसिएशन किया था, सेम एज इट इज आपको टी की भी प्रोनाउंसिएशन करनी है, ठीक है। जैसे समय को हम क्या कहते हैं, टाइम, तो टाइम नहीं होता है, टाइम। पढ़ाता जिसको क्या कहते हैं, टीचर, तो टीचर नहीं होता है, टीचर, ठीक है। मुड़ने को क्या कहते हैं, टर्न, तो टर्न नहीं होता है, टर्न। जब आप टी बोलेंगे तो टी बोलते समय आपके दांत टकराएंगे, डी पर और टी पर दांत टकराएंगे। एफ बोलते समय होठों से हवा बाहर जाएगी। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बाबू थी आपकी इंग्लिश की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब इसमें बाबू हम देखते हैं, जैसे ए फॉर आपका क्या होता है, तो हम आमतौर पर इसको क्या कहते हैं, एप्पल। अब आपको लगता है जैसे डबल पी है तो आपको इसको कहें एप्पल, तो एप्पल नहीं होता है, ये होता है एप्पल। अब इसमें इंग्लिश में डबल लिखा होता है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, पढ़ते जो है वो सिंगल ही पढ़ते हैं, डबल कभी भी नहीं पढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जहां भी डबल वर्ड्स होते हैं उसमें डबल नहीं पढ़ते, उसको सिंगल ही पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे एप्पल, ठीक है। अब इसमें बाबू क्या है आपका, अब जैसे हमने कहा डी से, तो डी ओ सी टी ओ आर, तो कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर, कुछ कहते हैं डॉक्टर, असल में होता है डॉक्टर। डी बोलते समय आपके दांत टकराते हैं, जैसे कोई कुत्ता है तो हम क्या कहते हैं, डॉग, तो डॉग नहीं होता है, डॉग, ठीक है। अब इसमें एफ था तो एफ से हमने बता दिया था, फादर, फाइल, फ्यूचर, फन, ठीक है, फ्यूरियस, फंटास्टिक, हम कहते हैं फंटास्टिक, फंटास्टिक नहीं, फंटास्टिक, ठीक है। फाइन, फ्यूचर, फाइल, फादर, फोल्ड। एफ बोलते समय होठों से हवा बाहर जाएगी। जब आज से अपने आगे हाथ लगा लीजिए, चेक करके प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, अगर होठों से हवा बाहर जा रही है तो एफ का प्रोनाउंसिएशन सही, और नहीं जा रही तो एफ का प्रोनाउंसिएशन आपका सही नहीं है। तो ये तो बाबू हो गई क्या आपकी एबीसीडी की बात। उम्मीद है आपको पल्ले पड़ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अगर बाबू अब तक में चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है और पल्ले आपको पड़ रहा है जबरदस्ती में, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत कुछ बाबू आपका सब्सक्राइब करने में नहीं जा रहा है, ठीक है। वीडियो एडिट करने में, रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में थोड़ी बहुत मेहनतें मशक्कतें लगती हैं, और आप ही के लिए बना जा रहा है, और कोई कॉस्ट आपसे इसमें नहीं लिया जा रहा है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि अगर अब तक में सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, नहीं किए हैं तो कर दें, फिर वीडियो को कंटिन्यू आप करें, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में जो लेटर आपके 26 थे, 26 को दो तरह से लिखा जाता है। एक होता है बाबू आपका स्मॉल लेटर, और दूसरा आपका होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल स्मॉल लेटर आपके सामने नजर आ रहा है, ऊपर की जो लाइन लिखी है वो कैपिटल लेटर में है, और नीचे का जो लिखा है बाबू क्या है आपका, स्मॉल लेटर। बाकी वर्ड अल्फाबेट, इन सारी चीजों में डिफरेंसेस आपको अब तक मैं बता दिए हैं। अगला बाबू जो आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो अगली चीज जो बाबू आती है वो आपका होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करना, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जो भी आपका होता है बाबू उसको हम अभिवादन कहते हैं। बीइंग आप कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर आपके अंदर तहजीब नहीं है तो आपकी वो इल्म, आपकी वो पढ़ाई पूरी तरह से बेकार है।
आप अपने टीचर्स को विश नहीं करते हैं, पेरेंट्स को विश नहीं करते। अच्छा, कुछ लोगों की आदतें क्या होती है, टीचर्स से जितनी बार मिलते हैं उतनी बार कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम सर, नमस्ते सर, और बेचारे घर से के नहीं निकलते। तो टीचर्स बाद में आते हैं। आपके जो फर्स्ट टीचर होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली आपकी मदर होती है, और फर्स्ट स्कूल जो आपका होता है वो आपका होम होता है। तो टीचर्स को दिन भर में 100 बार विश करते हैं, लेकिन घर से अगर विश करके नहीं गए हैं अपने माँ बाप को, तो समझ लीजिए आपका वहाँ पर सलाम, नमस्कार, आदाब सब कुछ व्यर्थ है आपके लिए। तो शुरुआत हमेशा घर से करिए, और अपने जब स्कूल के लिए आप निकलिए तो घर से ज़रूर उनको विश करके निकलिए। अगर आपके कोई मेहमान आते हैं आपके घर पर तो उनको भी आप ज़रूर विश करें। आपकी अपनी मुलाकात होती है किसी टीचर से, चौराहे पर मिल गए, कहीं मिल गए, मार्केट में मिल गए, तो ज़रूरी है थोड़ा सा आप वहाँ पर रिस्पेक्ट शो करें। ठीक। अब दिक्कत आपके साथ ये होती है कि आप सोचते हैं प्राइवेट है, पढ़ा रहे हैं, फीस ले रहे हैं, रिस्पेक्ट किस बात की। तो आप 300-400 रुपये बाबू जो फीस पेड करते हैं उसके बदले में, ठीक है, उस टीचर की हैसियत को उससे आप उसके बदले में ख़रीद नहीं सकते। इल्म का कोई मोल नहीं होता है कि 300-400 रुपये आपने दे दिया, आपने मैनेजमेंट को फीस पेड किया, ठीक है, तो आप सोचेंगे जब पैसा दे रहे हो तो भाई इज्जत किस बात की। तो ये भावनाएं आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी शख्स से अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी आप उसके शुक्रगुजार रहेंगे। अगर मैंने भी किसी से कुछ सीखा है तो मैं भी अपने उन टीचर्स का हमेशा से शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह हमेशा मैं रहूँगा ही। ठीक है। अब हम अगर ग्रीटिंग्स की बात करें बाबू, तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका होता है गुड मॉर्निंग। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है GOOD, गुड, MORNING। इसको क्या गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग नहीं होता है, इसमें जो आर होती है वो साइलेंट होती है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, ना कि गुड मॉर्निंग। तो सुबह जब से आपकी आंख खुले, 3 बजे उठो, चाहे 4 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो, तब से लेकर के 11:59 तक आपने क्या विश करना है, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपके जैसे कभी कभी होता है कि 4-5 टीचर एक साथ खड़े होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, 4-5 लोगों से। तो कुछ बेचारे जवाब देते हैं, कुछ बेचारे जवाब नहीं देते। तो वहीं क्या होता है, यार बोलते नहीं, कौन फायदा नहीं बोले बोले। तो वहाँ पर आप क्या करिए, एक शब्द में आप क्या कहिए, जैसे जो पढ़ाते हैं हम लोग अक्सर कहते हैं सर, मैम, मैडम, इसके लिए आप ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा आप इस्तेमाल करें टीचर वर्ड का। टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। बोलते हुए भी हो सकता है आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा डिसेंट है, ठीक है। अब हंसी वसी अगर आ रही है, ठीक है, तो आएगी, क्योंकि देखिए अभी तक अगर आप YOP पढ़ते चले आए हैं तो निश्चित सी बात है आपको प्रोनाउंसिएशन में हंसी आ जाएगी। तो बाबू मेरा अपना मानना ये है कि सर और मैम कहने के बजाय आप क्या कहें, टीचर। अब आप स्कूल में गए तो आप क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग टीचर, ठीक है। और अगर 2, 4, 5 लोग, 10 लोग खड़े हैं, आपके लिए सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस में बोलो गुड मॉर्निंग टीचर्स। वहां पर आप क्या करिए, टीचर्स बोलिए। टीचर्स मतलब कई सारे टीचर्स। तो आप जितने भी लोग खड़े थे सबका आपने कह दिया, जवाब दे ना दे वो आपकी अलग मनसा है। और देखिए बाबू, आपकी संख्या 1000-1500 संख्या है, तो यार 1500 बार कोई नहीं बोल पाएगा, सिंपल सी बात है, हर किसी को जवाब नहीं दिया जा सकता। तो इसमें बाई हार्ट भी कुछ चीज़ें होती है, कुछ लोग गेसर कर देते हैं, नोडिंग कर देते हैं, सिर हिला देते हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। वो जवाब देना, तो मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जवाब देना चाहिए, ठीक है। आप कितने भी बड़े ऊंचे मुकाम पर क्यों ना हो, अगर कोई विश कर रहा है तो उसको उसकी इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए। वहाँ पर आपको नहीं होता है कि मतलब थक गए आप गेसर कर दें कम से कम, या स्माइल तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट कि हाँ चलिए ठीक है, कम से कम आपके अंदर एक्सेप्टेंस दिखनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर उसका क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई कौन फायदा नहीं करे, नहीं सब जवाब नहीं देता। तो अगर बीइंग टीचर अगर आप हैं तो आपको भी क्या करना चाहिए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज रिस्पॉन्स देम, ठीक है। तो अभिवादन में बाबू क्या है, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ठीक अगर 12 बज रहे हैं तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, ठीक है, गुड नून। अगर ठीक 12 बजे हैं तो 12 बजे के बाद से लेकर के सूरज डूबने तक हम कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड मतलब सुबह, आफ्टर मीन्स बाद में, नून मतलब दोपहर, यानी दोपहर के बाद के नमस्कार को क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून। शाम अगर हो गया है, सूरज ढलने वाला है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे, गुड इवनिंग, शुभ संध्या जिसको कहते हैं। अच्छा, रात अगर हो गई है, सोने के लिए अगर जा रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कहते हैं, गुड नाइट। अगर आपकी किसी से मुलाकात 8 बजे होती है तो आप क्या कहेंगे, गुड नाइट या गुड इवनिंग, कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। अगर आप किसी से 8 बजे मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे, गुड इवनिंग कहेंगे या गुड नाइट कहेंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, और अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें, इतना टाइम आपको मिल चुका है। अगर आप किसी से मिलते हैं तो मिलते समय उसको क्या कहिए, गुड इवनिंग। और आप जैसे 8 बजे मिले और 8:10 पर आपकी बातें खत्म हो गई, आप जाने लगे, तो वहां पर क्या कहेंगे, गुड नाइट। यानी जब मिलेंगे तो गुड इवनिंग कहेंगे, लेकिन आपकी मुलाकात जब खत्म होगी तो आप क्या कहेंगे, गुड नाइट। अच्छा, मान लो 6 बजे मिले हो और 6 बजे आपने किसी को मैसेज किया, तो आम सर हमारी क्या होता है, हाय सर, स्कूल कब से है सर, क्या कर रहे हो सर, सर नोट्स भेज दो सर। ये कहने से बेहतर है आप जब भी कभी आगाज करें, अपनी बातों की शुरुआत करें, तो वहां पर आपको विश करना जरूरी है। मैं ये कभी नहीं कहता किसी इंग्लिश में ही आप बोलें गुड इवनिंग, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग।
जो भी आपका धर्म हो, जो भी आपके संस्कार हो, दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप पर्सनली बोल रहे हैं तो आप सलाम, नमस्ते, आदाब, जो भी आपका धर्म कहता है, शिष्टाचार कहते हैं, उसका इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है, करना ही करना। ठीक, बेसिकली इंग्लिश की क्लास है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में ही बोलें, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट पे आपका हो सके। तो डायरेक्ट अपनी बातों को कभी भी शुरू नहीं करते हैं, विदाउट विश आप कभी भी बातों को शुरू ना करें, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके वो बड़े हों। तो इसमें बाबू क्या है, जब मिलेंगे तो गुड इवनिंग, और जब जाने लगेंगे, आखिरी मुलाकात आपकी होगी तो क्या कहेंगे, गुड नाइट। तो ये तो बाबू हो गई आपकी अभिवादन की बात कि आपको अभिवादन करना ही चाहिए। मिलेंगे तो आपका हो गया गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जब आप अलग होंगे तो वहां पर आप जैसे कहते नहीं तो पहले करते थे टाटा हाथ हिला करके, तो टाटा का जगह किसने ले लिया है, बाय ने। ठीक है, बाय, अलविदा जब करते हैं। जब आप मिलेंगे तो आप विश करेंगे, लेकिन जब आप अलग होंगे तो वहां पर आप जब अलविदा लेंगे तो वहां क्या कहेंगे आप, बाय बाय, अलग जब होंगे तब। इसकी जगह पर इसके साथ कह सकते हैं सी यू, टेक केयर, मिस यू, हैव अ नाइस डे, मीट यू, ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बेसिकली हो गया, इसकी जगह पर क्या बोल सकते हैं, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, मिस यू। ठीक है, इसकी जगह पर आप बोल सकते हैं, इसमें जा दीजिए। अच्छा, मैनर्स की अगर बात करें तो पहले ही बता दिया, अगर आप के अंदर तहजीब नहीं है तो ठीक है, आप किसी जानवर से कम नहीं। ठीक है, पढ़ने का मतलब है कि वो पढ़ाई आपकी जिसे तहजीब और तरबियत में दिखनी चाहिए। आप कितने भी बड़े पढ़े लिखे क्यों ना हो, देखिए हर समय आपकी डिग्री नहीं झलकती है, लेकिन आपकी जो तालीम होती है वो हर जगह झलकती है। तो अपने उस तालीम को मेंटेन करिए और आपको भी लगे कि आप किसी स्कूल से पढ़ रहे हैं और आपको किसी ने सिखाया। और किसी भी चीज़ का अगर आप बिग सुन रहे हैं अभी, ठीक है, तो इसको सिर्फ सुनना नहीं है, अगर आप वाकई में बोलना चाहते हैं बाबू तो इसको अपनी ज़िंदगी में अमल भी करना है, तब कुछ कर पाएंगे। सुनने से कभी इंग्लिश बोल नहीं सकते। जितनी भी चीज़ें आप आज सुन रहे हैं, बेहतर है कि आप इस चीज़ का अपनी ज़िंदगी में अमल करें। अमल में लाएं, सीख जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पल्ले पड़ रहा होगा। ठीक, अब देखिए बाबू, कोई चीज़ अगर मांगना है तो वहाँ पर आप प्लीज का इस्तेमाल करें। ऐसे सिचुएशन में आपको ना मिलने वाला चीज़ रहेगा तभी मिल जाएगा। मान लो घर में मम्मी से पैसा मांग रहे हो, दे दो, तो हो सकता है आपको ना मिले, मम्मी प्लीज़ पैसा दे दो। तो अगर लहजा आपका थोड़ा सा दुरुस्त होता है तो ना मिलने के चांसेस भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। किसी अजनबी से आपको फ़ोन मांगना है, बस में आप सफ़र कर रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ होगी, किसी से मोबाइल मांगना, क्या होगा, मोबाइल दे दो, चप्पल निकाल के देगा। और अगर दे भी दिया तो वापस ले लेगा कि इसके अंदर तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप वहाँ पर कहेंगे भैया प्लीज़ मोबाइल दे दीजिए, फ़ोन करना है, तो ना देने के मूड में भी रहेगा तब भी क्या करेगा बंदा, आपको चीज़ें दे देगा। ये चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं जब किसी अजनबी इंसान से हम पेश आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ मांगना है तो आप क्या लगाएं, प्लीज़ लगाएं। ठीक है, उसके बाद बाबू अगर वो चीज़ आपको मिल जाए तो आप क्या कहें, थैंक यू। अब इसमें कहता है थैंक यू, तो थैंक यू नहीं होता है थैंक यू। जब आप टी बोलेंगे तो दांत आपके सटेंगे, ट्राई करिए एक बार, थैंक यू। ठीक, टी आपका दांत जब सटेगा। ठीक है, अच्छा इसकी जगह पर कह सकते हैं थैंक्स, थैंक यू सो मच, मीरियड ऑफ थैंक्स, अबंडेंट ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो ये थैंक यू की जगह पर बोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स सब जानते हैं। अब इसमें जो मैंने बताया मीरियड ऑफ थैंक्स, इसका मतलब होता है बेशुमार शुक्रिया। अबंडेंट ऑफ थैंक्स, इसका मतलब भी होता है बेशुमार शुक्रिया, असंख्य, अनंत बार। ठीक है, जिसकी कोई गिनती ना की जा सके। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अब इसको कभी भी हर्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं हार्ट। ठीक है, HEART इसको पढ़ते हैं हार्ट, और HURT को पढ़ते हैं हर्ट। तो मतलब मेरी दिल की गहराइयों से आपका बेहद शुक्रिया। ठीक, तो थैंक यू बोलने के तरीके में आप अगर सीख रहे हैं तो आप आज से क्या है, थैंक यू नहीं बोलेंगे, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ठीक है, जो आपको इसके एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताई गई हैं। आपके घर पर कोई मेहमान आता है तो आप पर क्या कहें, वेलकम, यानी आपका स्वागत है। साथ ही साथ में आपको किसी ने थैंक यू बोला है तो आप भी वहाँ पर वेलकम कह सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती होती है तो बिना वहाँ पर अकड़ में आए आपको सॉरी बोल देना चाहिए। इवन वो आपसे बड़ा है छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। गलती होने पर, गलती होना गलत नहीं है, बल्कि गलती को ना मानना सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती तो वहाँ पर सीधा सीधा आप क्या बोल दें, सॉरी। ठीक, इसकी जगह पर आप बोल सकते हैं पार्डन मी। ठीक है, सॉरी की जगह पर। छोटी गलतियों के लिए पार्डन लगता है और बड़ी गलतियों के लिए सॉरी लगता है। जैसे पड़ोसी का लड़का आपके साथ घूमने जाए और आप गए उसको टपका के खत्म कर दिए, तो घर पर आकेंगे तो क्या कहेंगे, सॉरी कहेंगे या पार्डन कहेंगे। अगर छोटी गलती है, आपको लगता है किसी का जान मारना छोटी गलती, तो पार्डन कहें, और बड़ी गलती तो वहाँ पर सॉरी कहें। तो वैसे तो आपको ऐसी कोई चीज़ करनी नहीं कि ले जाओ साथ में होकर धनगाई दो, खत्म कह दो, ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना ज़िंदगी में। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत रंजो गम है, कुछ तकलीफ है, तो दो चार हाथ मार के दुरुस्त कर लो, में टपका कोशिश ना करो। ठीक है, खैर वो मजाक था। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जब आप किसी से मिलेंगे तो आप वेलकम, आपके घर पर कोई मेहमान आया तो वेलकम, थैंक यू बोलेगा तो वेलकम, और सॉरी कहेगा तो आप सीधा सीधा सॉरी के जवाब में आप क्या कह सकते हैं, इट्स ओके, या कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। जैसे आपको किसी ने मारा
जैसे अब मैंने आपको मार दिया, मैंने कहा सॉरी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कैसे नो प्रॉब्लम। और वैसे आपकी गलती नहीं थी, कभी कभार मार दिए, तो क्या कहेंगे वहाँ पर, ठीक है सॉरी। अच्छा, कोई जैसे क्लास टाइम पे बात कर रहे हैं बैठ के, या कोई गलती आपसे हो गई है, क्लास टाइम पे बात कर रहे थे आप, आपके टीचर पहुंचे, ये हुआ कि मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, मतलब जान से नहीं मारेंगे, सिर्फ आपको पनिश करेंगे, तो आप क्या कह सकते, सॉरी सर अब दोबारा नहीं करेंगे। तो वहां पर ये मान के चलिए कि आपके पास चांसेस ये होती हैं कि आप, ठीक है, मार खाने से बच जाएं। तो अगर इज्जत प्यारी है तो थोड़ा सा सॉरी बोल के बच जाओ, और जब मारे जाओगे तो फिर भैया दुनिया इलाका जानेगा कि आज मारे गए, ठीक है। रास्ते में कहीं जा रहे थे, दो लोग आमने सामने लड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सा कान में बोल दी भैया सॉरी गलती हो गई, जो आपका सामान नुकसान हो उसको हम लगवा देते हैं। ये है सॉरी की अहमियत, या ऐसा मरहम है, मार भी डालो सॉरी बोल दो, काम हो गया, ठीक है। झगड़ा लड़ाई करोगे, मारे पीटे जाओगे, बड़ी बेइज्जती होगी, ठीक। तो सॉरी पर क्या बोल सकते हैं, इट्स ओके। कभी कभी क्या होता है, कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसको कहते हैं दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसकी जगह पर कह सकते हैं इट्स ओके बट इट शुड नॉट बी हैपन अगेन, कि जो कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए, ठीक। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला बाबू क्या है, जो डेली रूटीन में हमारे लाइफ में चीजें होती है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि टाइम कितना हुआ, तो हमने कहा व्हाट इज द टाइम, और आपको कहना 10 बजे हैं, तो ये नहीं कहेंगे जो, ठीक है। तो 10 बजे को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, तो 10 बजे को हम कहेंगे 10 o'clock, और आपको कहना 10:10 हुए हैं, तो इसके लिए सही इंग्लिश क्या होती है, 10 past 10, यानी जितने मिनट बीते होते हैं वहां पर पास्ट लगाते हैं, और बाकी जितना टाइम होता है वो टाइम कह देते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10:25, तो यहां पर मैं कहूंगा 25 past 10। मैंने कहना है, ठीक है, कि 12:15, तो मैं यहां पर कहूंगा, ठीक है, 15 past 12। तो जितना मिनट बीतेगा उसको पास लगाएंगे, बाकी जो घंटा रहेगा उसको हम आगे लगा लेंगे। ये समय के बताने का तरीका। समय पूछना किसी से कितना बज रहा है तो कहेंगे व्हाट इज द टाइम। मुझे कहना 11 बज रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा 11 o'clock, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमने कहा कि 8 बजने में 10 मिनट है, ठीक है, तो 8 बजने में 10 मिनट है, तो हम कह सकते हैं 10 to 8। और मुझे कहना जैसे कि 10 बजने में, जैसे मान लीजिए कि 9:50 हो रहा है, ठीक है, तो हमको कहना है कि 10 बजने में 10 मिनट बचा है, तो हम कह सकते हैं 10 to 10, यानी 10 को 10 बचे हैं, 10 बजने में 10 मिनट यानी कि बाकी हैं। जैसे मान लिया कि आपको हो रहा है 11:45, हमने कहा समय कितना हो, आपने कहा सर ठीक है कि 12 बजने में 15 मिनट है, तो यहां पर क्या कहेंगे 15 to 2, यानी 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो दो तरीके हो गए। अगर हमारा ये कहना है, ठीक है, कि 8:25 हुए तो कह सकते हैं 25 past 8, 10:20 हुए तो कह सकते हैं 20 past 10, 8:15 हुए 15 past 8, और हमको कहना है कि 10 बजे में 15 मिनट 10 बजने में 15 मिनट बाकी है तो 15 to 10। हमको कहना है 3 बजने में 10 मिनट बाकी है तो 10, ठीक है, 10 to 3। ये तरीका आपका बेसिकली बोलने का होता है। उम्मीद है कि चीजें आपको इतनी समझ में आ रही होंगी। अगला जैसे हमने कह दिया 11 बजे है तो 11 o'clock, 5 बजे है तो 5 o'clock, 7 बजे तो 7 o'clock, 11:20 क्या कहेंगे 20 past 11, 1 बजने में 10 मिनट है, ठीक है, तो 10 to 10, यानी 10 बजने में 10 मिनट, सॉरी 1 बजने में 10 मिनट कहा था ना, तो 10 to 1, ठीक। अच्छा, AM PM तो जानते ही हैं, ठीक है, जब रात से लेकर के दोपहर 12 बजे तक AM रहता है, बाद में क्या रहता है आपका PM रहता है। इसके बाद बाबू आपकी आती है न्यूमेरल, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उम्मीद है कि चीजें आप जानते होंगे, इसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते हैं। अगला जैसे हमने कहा इन विच क्लास डू यू स्टडी, या इन विच क्लास यू आर इन, कि आप किस क्लास में हैं, तो हम कह सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, जो भी, खैर 12th तक क्लास ही होता है। तो कुल मिलाकर आपको देखना है, जैसे आई स्टडी इन क्लास 10th, और कुछ लोग लिखते हैं जैसे 10th लिखते हैं तो रोमन नंबर पर TH लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है ना XTH, इस तरह का लगाना बिल्कुल भी गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। हमने लिख दिया 12th, तो 12th में TH लगाने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसको 12th ही पढ़ा जाता है। अगर आप डिजिट्स में लिखते हैं इस तरह से तब आप 12th लगा सकते हैं, 9th आप इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन रोमन नंबर में लिखें तो TH लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आप 12th फाइनलाइज कर लिया, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कहें आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, या आप ग्रेजुएशन भी कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कह सकते हैं आई एम डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन। वैसे जब 12th आप पास करेंगे, 12th पास करने के बाद आप BA BSc BCom ये सारी चीजें करते हैं तो वो ग्रेजुएशन कहलाता है। 3 साल की कोर्स होती है, इसको कंप्लीट करने के बाद जैसे आप, ठीक है, BCom के बाद MCom में अगर करना चाहूँ तो जो ये मेरी जो चीज कहलाएगी आपका, वो क्या कहलाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाएगा, ठीक है। अगला जैसे कोई चीज बाबू, ठीक है, ग्लास को आपने पानी का ले लिया, अगर आधा भरा है तो कहेंगे हाफ, 1/3 है तो कहेंगे 1/3, 1/4 है तो कहेंगे 1/4, 1/5 है तो कहेंगे 1/5, ठीक है।
और 2/3 है तो कहेंगे 2/3, और 3/4 है तो कहेंगे 3/4। ठीक, यानी कहते नहीं आधा है, पौना है, ठीक है, सवा है, 1/4 है तो 1/4, 1/5। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। कोई कहते हैं 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो गुना को हम कह सकते हैं फोल्ड कह सकते हैं या टाइम्स कह सकते हैं। कोई चीज अगर 1 है तो कहेंगे सिंगल, 2 है तो कहेंगे डबल, 3 है तो कहेंगे ट्रिपल या थ्राइस, 4 है तो कहेंगे 4 टाइम्स, 5 है तो कहेंगे 5 टाइम्स। और अगर मान लीजिए इसमें बाबू आपका क्या है, ठीक है, इसमें गुना बेसिकली लगाते हैं। 5 टाइम है, 10 टाइम है तो कहेंगे 10 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम है तो कहेंगे 20 टाइम्स। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगला बाबू आता है आपका पंक्चुएशन, विराम चिन्ह। क्वेश्चन मार्क बेसिकली कब लगाते हैं बाबू? जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया हाउ आर यू, तो इसके अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। अचानक से कोई बात जब पता चलती तो वहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। फुल स्टॉप जब हमारी बातें खत्म होती तो फुल स्टॉप लगता है। साथ में शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को लिखते हैं, जैसे आपको लिखना है यहाँ पर MP, तो कैपिटल में आपने लिखा M और P, तो बीच में यहाँ पर आपका पॉइंट लगेगा। हमने कह दिया MLA, तो बीच में आपका पॉइंट लगेगा। बातें खत्म होती तब फुल स्टॉप लगता है। साथ ही साथ में बाबू जब किसी हम शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो बीच में भी फुल स्टॉप आपको लगा मिल जाता है। कॉमा बेसिकली इसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो कॉमा लगाते हैं। जैसे हमने कहा राम कम है, ठीक है, तो राम के बाद आपका कॉमा, फिर अब राम यहाँ हो, ठीक है, तो राम के बाद में आपका कॉमा लगा। अल्प विराम जिसमें जब कम देर के लिए रुकना होता है तो कॉमा लगाते हैं। कोटेशन बेसिकली क्या होता है? जब कोई कथन कही जाती है, जैसे हमने कहा, ठीक है, राम सेड आई एम द बेस्ट, यानी राम ने कहा कि बहुत ज्यादा मैं अच्छा हूं, ठीक। तो जब आई एम द बेस्ट जो है बाबू आपका, राम ने जो कथन कही वो आपका किस में होगा? आपका कोटेशन में होगा। कॉलन बेसिकली बाबू क्या होता है? जब बहुत सारी चीजों को एक साथ डिस्क्राइब करना पड़ता है। जैसे हमने कहा आई मीट मेनी पीपल, विनीता, अंजलि, कुलदीप, डिम्पल, सीमा, समीर, ठीक। तो इन सारी चीजों में क्या लगाएंगे? हम कॉलन लगाएंगे। जब बहुत किसी भी चीज, चाहे जगह के बारे में, चाहे चीज के बारे में, चाहे व्यक्तियों के बारे में, जब हम एक सीरियल से यानी जब कई सारे लोगों का कलेक्शन होता है तो वहां पर हम कॉलन लगाते हैं। एपोस्ट्रॉफी बाबू कब लगाते हैं? जैसे हमने कहा कि राम की किताब, तो हम क्या कहेंगे? राम बुक, कहना गलत होगा, यानी राम किताब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एस लगाने के लिए क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे इसमें हमको लिखना है राम बुक, राम की किताब, तो कहेंगे राम्स बुक, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा? एपोस्ट्रॉफी लगेगा। लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमने कहा कि ठीक है मुस्कान की मोबाइल, तो कहेंगे मुस्कान से मोबाइल, ठीक। इसमें बाबू क्या होता है? जैसे हमने कोई चीज लॉन्ग फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में करना है। जैसे हमको डज नॉट लिखा है, तो डज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? डजंट। इज नॉट का क्या होगा? इजंट। हैज नॉट का क्या होगा? हैजंट, ठीक है। आई हैव का IV के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बाबू क्या होता है? हम इसमें एपोस्ट्रॉफी लगा करके इसको शॉर्ट फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। अगला इसमें बात करें बाबू आपका, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो उसको कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सबसे पहली चीज कि हमें को प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा, कुल गलत है जिंदा। इसके लिए करेक्ट क्या होता है? संडे, डी जब बोलेंगे तो दांत आपके सटेंगे। दूसरा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इसको कहते हैं वेडनेसडे। हालांकि वेडनेसडे भी गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक। तो ये आपके 7 दिनों के नाम हो गए। क्या क्या? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये 7 आपके दिनों के नाम हो गए, ठीक है। अब अगला बाबू, एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 52 हफ्ते होते हैं, ठीक। तो 12 महीनों की बात करें तो आपको कहते हैं, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कौन है? सही है। ये सब हिंदी की प्रोनाउंसिएशन है और महीनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हिंदी में तो कहते हैं जनवरी, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनवरी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो करेक्ट जो आपका बाबू प्रोनाउंसिएशन होता है महीनों के नाम का, यही होता है आपका, ठीक है। तो मई, अप्रैल, जून, जुलाई, ये गलत है। आप कहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उम्मीद है कि चीजें कुछ समझ में आपको आ गई होंगी। मैक्सिमम चीजों का इल्म आपको पहले से रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपका रिवीजन इसमें हो चुका है। खास करके टाइम वगैरह के बारे में हो सकता है आप जानते रहे हो, ठीक है। जैसे आपको कहना 10:10 तो क्या कहेंगे इसको, ठीक, कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हालांकि थोड़ी सी लंबी हुई क्योंकि बहुत डिटेल में बतानी चीजें पड़ी हैं। और डे फर्स्ट के लिए आपके पास इतना काफी है। डे 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पहले आप इतना करें और इस पर आप रिस्पॉन्स दें, कमेंट्स करें।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें थोड़ा सा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, तब मैं वीडियो मैं भी बनाने की कोशिश करूँ, मुझे भी लगे कि हाँ व्यूवर्स देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मुझे भी कुछ दिलचस्पी बढ़ेगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वॉच टाइम्स बढ़ेंगे, सपोर्ट आपका बढ़ेगा, तो मेरा भी थोड़ा सा मन लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके आप सपोर्ट करें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।